चलो, हाँ, सरफेस टेंशन। देखिए, आ जाओ। मतलब कोई स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन और स्प्रिंग, स्प्रिंग में अंतर है, आप फोर्स लगाते ये एक्स खिसकता, एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर स्टोर होती, फोर्स आता के एक्स। लेकिन मेम्ब्रेन में अगर जैसे कोई गुब्बारे की मेम्ब्रेन होती और आप इस पे ये फोर्स लगाते तो इसमें जो खिंचाव आता वो पूरी मेम्ब्रेन पे खिंचाव आता। क्लियर? इसीलिए इसको हम फोर्स से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम लेंथ इनटू सरफेस टेंशन, तो T इंटू एल इज इक्वल टू फोर्स। तो पहला अंतर देखिए, एक मेम्ब्रेन और एक स्प्रिंग में अंतर क्या है। मेम्ब्रेन को कई स्प्रिंग एक साथ मान लो, तो अब अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूं पूरी की पूरी मेम्ब्रेन खिंचेगी। मेम्ब्रेन खिंचेगी तो जो मेम्ब्रेन पे एक खिंचाव पैदा होगा इसकी वजह से ये एक्स का एक्सटेंशन आएगा मेम्ब्रेन पे फोर्स लगाने पे, तो इस पूरी मेम्ब्रेन पे एक खिंचाव पैदा होगा तो एक टेंशन थ्रू आउट द एरिया प्रोड्यूस हो जाएगी। और इस टेंशन को अगर मैं टी नाम दूं, ये लेंथ एल है तो टी इंटू एल एफ है। तो डेफिनेशन यहां थोड़ी सी चेंज की गई कि यहां सरफेस टेंशन फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। और इसके पीछे की बड़ी सिंपल सी वजह है कि अगर मैं इसको बीच में से काट देता तो आधा इस पे फोर्स आ रहा होता, आधा इस पे फोर्स आ रहा होता। आ गया समझ में? तो इसीलिए फोर्स लेंथ की प्रॉपर्टी है, लेंथ आधा करने पे फोर्स आधा हो रहा है। तो फ्लैट मेम्ब्रेन में टी इंटू एल ही हमारा फोर्स एफ है। लेकिन अब एनर्जी स्टोर्ड देखें तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हुई, इसने कितना फोर्स लगाया, टी इंटू एल इंटू एरिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां एक सरप्राइजिंग चीज है स्प्रिंग से, ध्यान देना अच्छे से, कि ये टेंशन टी कांस्टेंट टेंशन है, ये टेंशन टी वेरिएबल टेंशन नहीं है। स्प्रिंग में क्या होता है, हम जितना खींचते हैं उतना स्प्रिंग का फोर्स बढ़ता है, लेकिन इसमें ये फोर्स इसका कांस्टेंट है। समझ गए? ये गुब्बारे की मेम्ब्रेन से कंफ्यूज मत होइएगा। गुब्बारे की मेम्ब्रेन में क्या होता है, जितना खींचते हो फोर्स उतना ज्यादा आएगा, तो उसमें एक्सटेंशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन हम जिस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं वो वाटर सरफेस पे आने वाली मेम्ब्रेन है। बस इतना ध्यान रखो कि उस मेम्ब्रेन पे टी कांस्टेंट है, तो टीएल कांस्टेंट है, तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में ये टीएल कांस्टेंट है, और इसे टी इंटू एल और एक्स का प्रोडक्ट क्या बना, एरिया। ठीक है, आ जाओ। तो बस इतना ध्यान रखना है, ऐसी मेम्ब्रेन पे जो सरफेस टेंशन आएगा, सरफेस टेंशन मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ विच इज ट्राइंग टू पुल everything inside is constant। तो ये एक्सटेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। अरे ठेले पे कितने लोग खड़े हैं अभी? नहीं, और भी आ रहा है क्या? तो ये पहली डेफिनेशन ये है। और ये मेम्ब्रेन कहां बनेगी,
बस अब डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूं क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं। ये पानी है, जब भी लिक्विड और एयर का कांटेक्ट होगा, एक जो टॉप लेयर है वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। उस मेम्ब्रेन की साइज, मेम्ब्रेन की स्ट्रेंथ, ये सब कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो ये जो मेम्ब्रेन बनेगी, इस मेम्ब्रेन की साइज, स्ट्रेंथ, ये सभी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तो इस पे एक्सटर्नल किसी का कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है, तो अब ये समझिए कि दरअसल सोप फिल्म या मेम्ब्रेन में सोप फिल्म देखें। अब सोप फिल्म कैसे होती है कि मान लीजिए हमने इस पे ये सोप फिल्म चढ़ा रखी है, तो उसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया और बाहर निकाला, तो इसमें भी ये फील करें कि पानी और एयर के दो कांटेक्ट होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, क्योंकि लिक्विड और एयर जहां भी कांटेक्ट में आएगा वहां फिल्म बनेगी। और ये फिल्म की थिकनेस आप इससे अंदाज लगाइए कि सोप फिल्म के अंदर खुद दो मेम्ब्रेन है और अंदर पूरे में पानी भरा है। ये मेम्ब्रेन नैनोमीटर की साइज के ऑर्डर की होती है। तो जब भी बाहर एयर अंदर एयर, दो मेम्ब्रेन बनी, और अब अगर इस पे फोर्स लगाओगे तो ये दो मेम्ब्रेन अपने आप को छोटा करना चाहेंगी, तो दोनों मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पुल कर रही हैं। तो इस पे अगर मैंने फोर्स लगाया तो इस पे ऐसे फोर्स आएगा, और अगर ये x आपने खिसका दिया तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी इक्विलिब्रियम के लिए? T इंटू एल, सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ, उसमें लेंथ मल्टीप्लाई करो लेकिन एक एक्स्ट्रा 2। क्लियर? एक मेम्ब्रेन हमारी तरफ, एक पीछे की तरफ। तो दरअसल इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने मेम्ब्रेन की साइज जो बढ़ाई, फिर रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ये मेम्ब्रेन पतली होके नहीं खिंचेगी, नई मेम्ब्रेन पैदा हो जाएगी, क्योंकि मेम्ब्रेन की थिकनेस फिक्स होती है। मान लो 10 नैनोमीटर है तो वो हमेशा 10 नैनोमीटर ही होगी। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि ये 10 नैनोमीटर को आप स्ट्रेच कर रहे हो तो 10 नैनोमीटर से ये पतला हो जा रहा है। गुब्बारे में यही होता है, आप स्ट्रेच करते हो तो पतला होता जाता है, इसीलिए उसका सरफेस टेंशन बदलता रहता है। इसमें ये पतला नहीं हो रहा है, ज्यों ही आप स्ट्रेच कर रहे हो नया पानी ऊपर मेम्ब्रेन बना दे रहा है। तो ये हो ऐसा रहा है कि पहले ये ऐसा था, पानी इतने में था, आपने स्ट्रेच किया, ये ओवरऑल पतला हुआ है, लेकिन पानी की थिकनेस कम हो गई है, दोनों मेम्ब्रेन की थिकनेस एक सी है। समझ में आया? इस पानी का कुछ हिस्सा ऊपर चला गया, कुछ हिस्सा नीचे चला गया, तो मेम्ब्रेन की सरफेस टेंशन अब भी वही है। ठीक है, तो वर्क डन कितना हुआ? और वर्क डन आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 2t इंटू एल इंटू एक्स आया। और इसे लिख सकता हूं टेंशन इंटू इंक्रीमेंट इन एरिया। यह समझ में आया? और ध्यान दें, एरिया हमारा 2 डेल्टा 2Lx है। 2Lx समझ में आया? एक हमारी इस तरफ वाली मेम्ब्रेन, एक उस तरफ वाली मेम्ब्रेन। तो इसमें पहली फिजिक्स जो आसान है सोप फिल्म की, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स लगाता है। वर्क डन में भी दिक्कत नहीं है, फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस 2 करना मत भूलना। क्या? किसकी डेंसिटी? पानी की डेंसिटी क्यों बदल जाएगी? अरे कुछ खिंच ही नहीं रहा ना, क्या लग रहा है ये मेम्ब्रेन स्ट्रेच हुई है? मेम्ब्रेन स्ट्रेच नहीं हुई, हुई होती तो ये पतला हो जाता, ये बस नई मेम्ब्रेन जुड़ गई है उसमें, स्प्रिंग की तरह नहीं है। अदरवाइज ज्यादा स्ट्रेच करने पे फोर्स ज्यादा आता है, जैसे गुब्बारे में आता है। तो इसमें गलती यही होती है कि हम गुब्बारे की तरह ट्रीट कर लेते हैं तो कंफ्यूजन होने लगता है। चलो तो क्वेश्चन देखें इस पर से।
तो क्वेश्चन है, ये इस पे एक सोप फिल्म है, ठीक है। तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन फिल्म, टेंशन ऑन रिंग। ये वायर है, रिजिड वायर, ये थ्रेड, ये फिल्म। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन ये मैं यहां बना के दे रहा हूं। या तो सरफेस एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, या फिर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसा। ये समझ में आ रहा है ये क्या है? ये वायर का फ्रेम है, हवा में रखा है, और इस पे हमने एक फिल्म लगा रखी है। इस फिल्म पे एक वायर ऐसा लगा रखा है, समझ गए ना? तो ऐसे समझिए कि सोप सॉल्यूशन में हमने एक फ्रेम डुबाया, बाहर निकाल लिया, और उस पे एक धागा ऐसे रख दिया। चलो तो बताओ क्या होगा अगर मैं ए पे होल करूंगा? तो ए पे होल करूंगा तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन इसको पुल करेगी, और अगर चारों तरफ से ऐसे पुलिंग फोर्स आएगा तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले केस में ये कुछ ऐसा बनेगा, और अगर चारों तरफ से फोर्स ऐसा लग रहा है तो क्या सोच पा रहे हो, इस धागे में एक टेंशन आ गई होगी, और धागे में जो टेंशन आएगी वो एफ रेडियल अपॉन 2 पाई, और एफ रेडियल आएगा टी इंटू 2 पाई आर अपॉन 2 पाई। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में मेम्ब्रेन सिर्फ अंदर बचेगी, और ये अंदर ऐसे धक्का लगाएगी, बाहर की मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गई तो ये कोलैप्स कर जाएगा। तो ये कोलैप्स कर जाएगा और इट विल फॉल डाउन, क्योंकि रोकने वाला कोई है नहीं। पक्का समझ में आया? और इसमें यह जरूर देखिए कि सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। पहले इस पूरे एरिया में एनर्जी थी, अब सिर्फ इतने एरिया में एनर्जी बची, इसीलिए यह प्रोसेस ऑटोमेटिक है। हर ऑटोमेटिक प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होना चाहिए। तो यहां एनर्जी लॉस हुई, इसमें तो अच्छी खासी एनर्जी लॉस हुई। चलो इसके आंसर बोलो। पहले का एनर्जी स्टोर्ड इन द फिल्म 2t इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि t इंटू पाई आर स्क्वायर ऊपर, t इंटू पाई आर स्क्वायर नीचे। टेंशन इन रिंग, और मेरे ख्याल से शायद एक गलती हुई इसमें,
समझ गया ना, क्योंकि दो फिल्म रही होंगी, एक इस तरफ एक उस तरफ, तो टी इंटू टू पाई आर दो बार आया होगा। इसका भी आंसर वही है वैसे, क्योंकि क्वेश्चन ही सेम है। क्लियर? तो इसका भी आंसर वही है, टू टी इंटू टू पाई आर बाय टू पाई। चलो थर्ड क्वेश्चन में अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो इस वाली फिल्म पे ऐसे फोर्स आता। क्या ये समझ पा रहे हो? मेम्ब्रेन हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी, इस वाले पे ऐसे आता। क्या ये समझ पा रहे हो? दरअसल इस सब पे आता है ऐसे अंदर। हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना रहे हैं, तो हमेशा सरफेस टेंशन की डायरेक्शन बाउंड्री के परपेंडिकुलर है और फिल्म के प्लेन में है। क्लियर? क्योंकि ये मेम्ब्रेन ऐसे छोटा होना चाहती है, ऐसे छोटा होना चाहती है, और ये दिख रहा है एल बाय रूट टू लेंथ है या थीटा, वैसे उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको अगर मैं लिखूं ए लिखूं, इसको ए लिखूं, तो ये टी इंटू ए लिख सकता हूं। और यहां टी इंटू ए का कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा। ये समझ में आया? टी इंटू ए का साइन थीटा, टी इंटू, और साइन और कॉस में मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये थीटा है तो ये थीटा है, तो इस एफ का कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर आएगा। तो टू टी ए साइन थीटा, लेकिन एक और टू, क्योंकि 100 फिल्म है, दो मेम्ब्रेन है, और ये फोर्स एफ के बराबर। लेकिन अच्छी बात है, ये ए साइन थीटा क्या है बताओ? ए साइन थीटा एल बाय टू, ये एल बाय टू लिखा है। तो होपफुली शायद आप ये समझ गए होंगे, मैं शेप कुछ भी रखता, आंसर तो टी इंटू एल ही बनता। ठीक है, काम है नहीं, तो फोर्स आएगा टी इंटू एल, एनर्जी आएगी टी इंटू ए। बस ये दो सिंपल से फॉर्मूले आए, और 100 फिल्म है तो दो सरफेस। ये इसका आसान वाला पार्ट है। अब अगर दूसरा देखें तो अब हम देखते हैं सोप बबल, या सोप बबल की जगह सिर्फ बबल लिखूं, सोप बबल की बात बाद में करते हैं। तो अगर बबल होता तो सोचिए, अगर कोई मेम्ब्रेन होती ऐसी, तो इस मेम्ब्रेन पे पूरे पे सरफेस टेंशन है, तो यहां पे एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा पी इन, और पी आउट में पी इन विल बी मोर देन पी आउट। और ये कैसे ढूंढे? अगर मैं इसको बीच में से काट देता तो देखिएगा ये मेम्ब्रेन छोटा होना चाह रही है, और सिंपल सी बात है, ये एनर्जी है। एनर्जी मिनिमाइज करने का तरीका एरिया छोटा करना तरीका है। एरिया छोटा करने के लिए ये वाला हाफ इसको अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, और ये अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, और यहां पी इनसाइड पी आउटसाइड, तो ये क्या है? टी इंटू टू पाई आर दिख रहा है, सरफेस टेंशन टी इंटू टू पाई आर। और ये किसके बराबर है? पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। क्या ये समझ में आया? प्रोजेक्टेड एरिया। तो यहां से डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आई? 2t बाय आर। बबल अकेला लिखा, जब सोप बबल होगा तो हम एक और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैं सिंगल मेम्ब्रेन ले रहा हूं, सिंगल मेम्ब्रेन लिया, फिर देखेंगे, ये तो सिंगल मेम्ब्रेन का रिजल्ट लिखा मैंने। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा कि यहां मैंने फ्री बॉडी डायग्राम जस्ट हाफ का बनाया। मैं हाफ का ना बनाऊं, इतने हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ध्यान देना, इतने हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता तो इतने हिस्से पे टी ऐसे आता, और क्या ये समझ पा रहे हो? ये आर होता, ये स्मॉल आर, ये थीटा लिख लूं, ये थीटा है, तो ये थीटा थीटा, ये थीटा है, तो यहां
टी इंटू 2πr का साइन थीटा, ये नीचे आता, और ये प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया प्रोजेक्टेड लिख सकता हूं। तो प्रेशर डिफरेंस आया 2t/r/sin थीटा। और जरा r/sin थीटा देखें क्या बना है। ये समझ में आया? मतलब ये जो प्रेशर डिफरेंस आया वो पूरे रेडियस, जरूरी नहीं है कि शेप स्फेरिकल हो, अगर पार्ट ऑफ स्फीयर भी हुआ तो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर यूज होगा और ये प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे हम 2D में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसे रेडियस ऑफ मेनिस्कस यूज करेंगे। बस रेडियस ऑफ कर्वेचर का 3D वर्जन है कि अगर कोई कर्व्ड सरफेस है, जैसे ऐसी कोई कर्व्ड सरफेस होती ऐसी, तो एक कोई जो स्फीयर इसको टच कर रहा होता, उसकी रेडियस वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। तो मैं ये कह रहा हूं जरूरी नहीं शेप स्फेरिकल हो। शेप अगर मान लो इधर ऐसा है, इधर शेप ऐसा है, इधर कोई स्फीयर ऐसा बन रहा है, इधर कोई स्फीयर ऐसा बन रहा है, तो मैं यही कह सकता हूं कि P1 और P2 में और P3 और P4 में पहले ये फील करिए कौन सा प्रेशर ज्यादा है। ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन फ्लैट है, ये फ्लैट मेम्ब्रेन है, और मैं P1 और P2 में P1 बड़ा कर दूं तो यहां से धक्का लगेगा, तो ये बाहर की तरफ बल्ज हो जाएगी, और बाहर की तरफ बल्ज होके कितनी रेडियस बनाएगी वो प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। और वो कैसे निकलेगा? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2t/r। ये इस पे डिपेंड करेगी मेम्ब्रेन कितनी पावरफुल है, और प्रेशर डिफरेंस कितना ज्यादा है उस पर रेडियस डिपेंड करेगा। पक्का फील आया है? तो जैसे यहां पे प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 पूछा होता तो ये 2t बाय इसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस आया, और यहां पूछा होता P3 माइनस P4 तो ये 2t बाय इसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस। क्लियर? और ये एक रिजल्ट है एक तरीके से कहा जाए तो हम कंप्लीट स्फीयर की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी स्फेयर, किसी भी कर्व्ड सरफेस में ये बात कर रहे हैं कि भले ही प्रूव मैंने कंप्लीट स्फीयर के लिए किया, यहां से मैंने ये वेरीफाई किया कि फॉर एनी कर्व्ड सरफेस अगर इसकी रेडियस ऑफ मेनिस्कस r है तो मैं कह सकता हूं कि P1 माइनस P2 की वैल्यू 2t/r रही होगी। r ये वाली रेडियस नहीं है, r मेनिस्कस की रेडियस है। बस यही इकलौते फॉर्मूले से अपना काम चल जाएगा पूरे सरफेस टेंशन का। एक मैथमेटिकल रिजल्ट हमने डिराइव किया ये वाला, हाँ वो तो माने, वो तो कांस्टेंट ही होगा ना। एक मिनट, नहीं फील से नहीं, कुछ तो होगी ना वैल्यू। बबल के अंदर तो पूरे में एक सा प्रेशर होगा ना, अलग अलग कैसे हो सकता है? बाहर भी पूरे में एक सा होगा। किसको? किसको धक्का देते हैं? सो फिल्म को अंदर धक्का देंगे। हाँ, क्योंकि वो पानी की प्रॉपर्टी है फैलना। जब आप अंदर धक्का दोगे तो पानी वो टूट ही जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। बाहर भी बहुत आराम से खींचना पड़ता है। किसमें? लेकिन पानी के बाहर भागने की प्रॉपर्टी है ना, मेम्ब्रेन उसको दबा रही है, पानी भागना चाह रहा है, अभी मेम्ब्रेन जीत गई, हमने दबा दिया तो हमने भी पानी से कह दिया बाहर भागो, तो बाहर की तरफ बल्ज कर जाएगा पानी।
अरे ऐसा है, ये पेपर है, अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा अंदर की तरफ तो टेंडेंसी ऐसी है ना ये बल्ज करने की, उसमें डिस्ट्रॉय हो जाती फिल्म। तो ये छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, स्फीयर दिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज रेडियस ढूंढिए, तभी प्रेशर डिफरेंस से किया जा सकता है। क्वेश्चंस देखो अब। चलो पहला क्वेश्चन, ये एक एयर बबल है, हाइट h पे, रेडियस r का, यहां प्रेशर P0, इसकी डेंसिटी रो, प्रेशर इनसाइड एयर बबल। चलो क्वेश्चन 2, ये रेडियस 2r, r सोप फिल्म, ये भी सोप फिल्म, pressure inside each, energy stored by each। लेकिन असली में ऐसा है, एक मेम्ब्रेन ऊपर, एक मेम्ब्रेन नीचे और बीच में पानी लगा, ये सोप बबल है। चलो तो पहले का आंसर बताओ, P0 इस पॉइंट का h रो जी प्लस 2T/r या 4T/r, क्योंकि यहां एयर एक ही तरफ है, तो ये सोप बबल नहीं है, ये एयर बबल है, एक ही मेम्ब्रेन है। इसका जरूर P0 प्लस 4T/r, P0 प्लस 4T/r, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, तो इसकी 2T इंटू 4π2r², 2T इंटू 4π। Now what will happen if a tube is connected across them? क्या हो जाएगा, साइज इक्वल हो जाएगी, इसका प्रेशर मोर है, इसका प्रेशर लेस है। दरअसल इसमें उल्टा होगा, ये यहां से यहां जाएगा, ये और छोटा होगा, ये और बड़ा हो जाएगा, वाकई में ऐसा होता है। और ये फाइनली इट विल रिड्यूस टू अ ड्रॉप, टू अ ड्रॉप। समझ गया ना, छोटा और छोटा हो जाएगा, ये बड़ा और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एयर ऐसे फ्लो करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर। क्लियर। अब अगर दोनों बबल को कांटेक्ट में रख दिया जाए, तो एक बबल ऐसा है, एक बबल ऐसा, और इन दोनों को कांटेक्ट में रख दिया जाए
तो दरअसल ये अगर आपने कभी देखा हो तो बिल्कुल ये दिखता है कि जब ये कांटेक्ट में हो बीच में ये बदल जाता है किस तरफ, 1 2 3 3, सही बात है, क्योंकि प्रेशर इस तरफ ज्यादा है। तो ये जो ऐसा बनेगा, और अगर मैं यहां से देखूं तो ये कुछ मेनिस्कस ऐसा बनेगा, और ये P1 है, ये P2 है, ये लेंथ अगर अननोन R है, ये R1, ये R2, मैं इवन ये वैल्यू भी बता सकता हूं कितना आएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 4T बाय छोटा r। ये समझ में आया? इस मेम्ब्रेन का मेनिस्कस का रेडियस R है, P1 की वैल्यू P0 प्लस 4T बाय R, P2 की वैल्यू P0 प्लस 4T बाय 2R। आ गया समझ में? इज इक्वल टू 4T बाय छोटा r। तो P0 कैंसल आउट हो गया, 4T कैंसल आउट हो गया, तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन R। नहीं, कई की एनर्जी कंजर्व, रेडियस बदलेंगी इनकी थोड़ी बहुत, और भगवान जाने क्या क्या होगा, वो कुछ नहीं करेंगे, वो सब नहीं पूछा जाएगा। अगर अपने आप हुआ है पक्का एनर्जी रिलीज हुई होगी, लेकिन कितनी, उसका आंसर है चेन्नई। ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। पक्का आ गया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन, एन मर्क्यूरी ड्रॉप को अगर हम सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट कर देते तो एक सिंगल ड्रॉप बनती जिसकी रेडियस वॉल्यूम कंजर्वेशन से कर दें तो R इज इक्वल टू एन पे 1/3 छोटा r, वॉल्यूम कंजर्वेशन। अब इनिशियल एनर्जी इसके पास कितनी थी, n टाइम्स t इंटू 4 पाई छोटा r स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितनी है, t टाइम्स 4 पाई बड़ा r स्क्वायर। तो पहला पूछा है एनर्जी रिलीज, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, तो T इंटू 4 पाई इंटू एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी को अगर सुधार दें तो 4 पाई टी, ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू एन पे 2/3, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो आर कितना बना, एन पे, सही है ना। और स्मॉल आर, आर के टर्म में लिखूं या स्मॉल आर के टर्म में लिखता हूं, स्मॉल आर के टर्म में अगर लिखूं तो ये क्या बना, आर स्क्वायर एन माइनस एन पे 2/3। तो ये एनर्जी रिलीज हुई। अब कहा इसकी 50% एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली और अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया, तो एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा हीट। डेल्टा हीट कितनी है, 1/2 4 पाई टी आर स्क्वायर एन माइनस एन पे 2/3। मास कितना है, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब का एन गुना इंटू एस इंटू डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू 50% ऑफ दिस। हो गया? एक और छोटा सा क्वेश्चन था शायद, हाँ, चार्ज बबल वाला। तो अगर इस पे हम चार्ज दे देते तो एक प्रेशर इस पे आता बाहर की तरफ सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, एक प्रेशर आता अंदर की तरफ 2T बाय R। तो P इनसाइड इज इक्वल टू P आउटसाइड प्लस 4T बाय R माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन।
ठीक है, और सिग्मा को क्यू के टर्म में लिखना और ये चीज हमें बराबर करनी है, इसका मतलब ये इक्वल है, तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 4t बाय r, लेकिन शायद हमें q चाहिए, तो q बाय 4 पाई r स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 4t बाय r, ये आंसर है। तो चार्ज की वजह से जो बाहर प्रेशर आता है वो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन आता है, मैं मान रहा हूं सिर्फ आउटर सरफेस पे चार्ज दिया है, इज इक्वल टू 4t बाय r कंपेयर कर दिया और आंसर निकाल दिया। किस में किस में? अरे तो पॉजिटिव आया ना ये टर्म, इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी ना। अरे सिंपल सी बात है, ये एरिया ज्यादा है या ये वाला एरिया ज्यादा है? ये वाला एरिया ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा है, क्योंकि इसको अगर आप 2 ड्रॉप में तोड़ते हो तो एक्स्ट्रा एरिया नहीं आ जाएगा। फील करो कि इस ड्रॉप को अगर आपने 2 ड्रॉप में तोड़ा तो एरिया बढ़ गया है, क्योंकि ये वाला तो है ही कुछ अंदर से भी पैदा हो गया, तो जितनी ड्रॉप में तोड़ते जाओगे एरिया उतना बढ़ता जाएगा। तो यहां एरिया ज्यादा था, यहां एरिया कम है, तो यहां सरफेस एनर्जी ज्यादा थी, यहां कम है। चलो लास्ट पॉइंट इसमें, और लास्ट पॉइंट है इसमें कैपिलरी एक्शन। अब देखिए कैपिलरी एक्शन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसके पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट कैपिलरी एक्शन के साथ। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है कि ये पानी है, ये कंटेनर है, इसमें मैं यहां 2 केस समझाता हूं, ये वाला एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट और ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये सिंपली कब है? जब फोर्स ऑफ एडहेशन इज मोर देन फोर्स ऑफ कोहेशन, एडहेशन इज लेस देन फोर्स ऑफ कोहेशन। एडहेशन समझते हो, किसी और का अट्रैक्शन, कोहेशन खुद का अट्रैक्शन। तो जरा सोचिए, इन मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये ज्यादा पावरफुल हुआ तो ये अपनी तरफ चिपका लेगा, और अगर ये ज्यादा पावरफुल हुआ तो उससे छीन लेंगे। तो ये और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, और इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये है। तो इसमें थीटा एक्यूट है, इसमें थीटा ऑब्ट्यूज है, और इसमें लिक्विड वेट्स द सरफेस, लिक्विड डजंट वेट सरफेस। ये नाम समझ में आया क्या है? कि ये लिक्विड इस सरफेस को गीला कर देगा। गीला कर देगा मतलब क्या है कि अगर इसके कंटेनर में हम लिक्विड रखते तो ये कुछ ऐसा होता, क्योंकि ये लिक्विड इससे ज्यादा चिपकने की टेंडेंसी रख रहा है। अब मैं पानी अगर पूरा खाली कर दूं तो एक लिक्विड की लेयर इससे चिपकी रह जाएगी, क्योंकि एडहेशन फोर्स ज्यादा था। लेकिन अगर इसके अंदर मरक्यूरी रखा होता, कोई ऐसी चीज, और इसको खाली करते तो पूरा मरक्यूरी निकल जाता, एक भी मरक्यूरी की लेयर इससे नहीं चिपकती, क्योंकि मरक्यूरी का आपस का अट्रैक्शन ज्यादा पावरफुल है, तो लास्ट वाली लेयर को भी छीन के ले जाएगा। बात समझ में आई? आपने देखा होगा रिफिल में ऊपर एक ऑयल डला होता है, समझ गया ना? वो ऑयल इससे चिपकता नहीं है। दरअसल जो इंक है, इंक की टेंडेंसी चिपकने की है। अगर ऑयल नहीं डाला होता तो इंक अपना निशान छोड़ती हुई जाती, तो हमें पता नहीं चलता रिफिल कितनी खाली हो गई है। तो एक ऑयल ऊपर भरा है जो उसको खाली, समझ गया ना, दबाते जा रहा है उसको। तो ये इंक चिपकती है इससे, ऑयल धक्का मारता है, फिर इंक नीचे गिर जाती है, फिर चिपकती है। तो ऐसे करके हमें खाली दिख जाता है कितना हिस्सा खाली है। भरा होगा पक्का कहीं ना कहीं एक छोटा सा ऑयल। हाँ, ये ऑयल गिरता क्यों नहीं? कुछ भी सरफेस टेंशन टॉपिक है तो वही वजह होगी। ये ऑयल इसलिए नहीं गिरता, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहां से एटमॉस्फेयर काफी बड़ा फोर्स है,
इस लिक्विड का वेट बहुत कम है। सोचिए, एटमॉस्फेयर अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था 10 मीटर पानी को रोक सकता है, तो ये तो कुछ सेंटीमीटर है। समझ गया ना? तो यहां ऊपर से फोर्स नहीं आ रहा है। अगर मैं इसमें ऊपर खोल देता और इसको, तो नहीं रुक पाता, ये नीचे गिर जाता फिर। तो अभी क्या है कि उधर से कोई धक्का देने वाला है नहीं, सिर्फ नीचे से धक्का लग रहा है। इसलिए यहां पर रिफिल को उल्टा भी लिख दे तो फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। समझ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। कहां थे अपन? हां, तो ये समझ में आया। एग्जाम्पल जरूर लिखें। वाटर ग्लास, पानी और कांच का एंगल ऑफ कांटेक्ट 8 डिग्री होता है और कैलकुलेशन के लिए हम 0 डिग्री मान लेंगे। और इसका एग्जाम्पल मरकरी और ग्लास, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 140 डिग्री होता है। हम कैलकुलेशन के वैसे ही गिवन होगा, कैलकुलेशन के लिए हम इसको 135 मानेंगे, -1/√2 आ जाएगा cos थीटा। तो वाटर और ग्लास का 0 डिग्री है, मरकरी ग्लास का 140 डिग्री है। वैसे ही क्वेश्चन में गिवन होगा। जनरली कभी कभी नहीं देते हैं वाटर और ग्लास के केस में, तो आप 0 डिग्री मान लेना, बाकी में हमेशा गिवन होगा। अब समझते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट का कैपिलरी एक्शन से क्या लेना देना है। ये छाप रहे हो क्या? जल्दी छापो। बिल्कुल रोक लेता है। अरे ढक्कन ऊपर से हाथ बंद करके रखो ना, बिल्कुल रोक लेता है। क्या? बॉटल में जगह ज्यादा है, बॉटल में एयर। अरे बॉटल में ये इसलिए नहीं हो पाता, ये कह रहे हो ना कि बॉटल का ढक्कन खोल के उल्टा कर दें वो तो पानी गिर जाएगा। बड़ा सिंपल है। उसमें दिक्कत क्या है कि जो ही बॉटल को आप उल्टा करोगे, एयर को बड़ी जगह है तो अंदर घुसने का मौका मिल जाता है, और एयर अंदर घुस गई तो इधर भी पी नॉट, इधर भी पी नॉट। अब एमजी को कौन बैलेंस करेगा? कोई नहीं बचा। लेकिन अगर ये पतली होती तो एयर घुसती, लेकिन एयर उतनी नहीं घुस पाती कि ऊपर पी नॉट बना ले। इसलिए पतली ट्यूब में ये एक्सपेरिमेंट इजीली हो जाता है। क्या हो जान दो, क्या जा रहा है तुम्हारा? सुन तो लो, सुन तो लो। तुम क्यों मान रहे हो कि फ्लाइट हमेशा ऐसे चल रही है? कभी जब फ्लाइट जब ऊपर उतरेगी, ऊपर से नीचे आएगी, तब नीचे एक्सीलरेट करेगी, तब तो जी अच्छा खासा कम हो जाएगा। तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों सोच रहे हो? जी सोचो। फ्लाइट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की दिक्कत नहीं है, अंदर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बना के रखते हैं। ये आदमी को बिठा देंगे लो एटमॉस्फेयर में, मर नहीं जाएगा। अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फ्लाइट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुद्दा नहीं है। जो पेन हम रखते हैं उस पेन में mg है, लेकिन अगर mg खत्म हो गया तो, समझ गया ना? तो mg ही खत्म हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तो फिर लीक कर जाएगा। तो इसीलिए वहां यह दिक्कत है कि जब वो फ्री फॉल वाला केस होता है, बीच में जब ये उतर रहा होता है, समझ गए? या मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, नॉर्मली एक्शन कभी भी कुछ भी हो सकती है। क्लियर? तो उस समय जी की वैल्यू कम हो जाती है। और वो फ्लाइट नहीं है जो क्वेश्चन था, वो सैटेलाइट और उनका है 3 इडियट। चलो हाँ, तो ये समझ में आया। तो बिल्कुल इसमें नीचे नहीं गिरेगा अगर मैं हवा को घुसने का मौका ना दूं, या हवा उतनी ना जा पाए। तो अगर मैं इसको पी लूं पहले, तो बिल्कुल सही है कि अगर मैं इसको ऐसे ढक दूं, चलो इतना ढकता हूं कि पानी तो लीक हो ही सकता है, इसमें गिर तो सकता ही है पानी, देखो गिर सकता है। लेकिन अगर मैं इसको एकदम से पलट दूं,
तो नहीं गिरा ना, क्योंकि एयर को अंदर जाने का मौका नहीं मिला और अब मौका खत्म हो गया कि पानी ने ब्लॉक कर दिया उसको। देखिए आराम आराम से करूंगा तो पानी गिरेगा, देखो गिर रहा है, लेकिन एकदम से मैं कर रहा हूं क्योंकि आराम से करूंगा तो देखो गिर रहा है। नहीं गीले विले से कुछ नहीं, अरे तो ढीला तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो मौका तो दूं, नहीं तो मैंने ऑलरेडी पानी को अंदर दबा रखा था, तो कंडीशन कैसे चेंज होगी। तो इसको इतने जल्दी मैं पलट रहा हूं कि जिस दौरान पानी इधर आया, पानी ने हवा को डिस्प्लेस किया होगा, वो हवा डिस्प्लेस करके ऊपर भी जा सकती थी, लेकिन मैं इतने जल्दी दिया कि ऊपर जाने का मौका मिला नहीं, तो ऊपर ऑलमोस्ट वैक्यूम टाइप का बन गया और ये पानी भरा हुआ है। लेकिन अगर बिल्कुल स्लो स्लो करते या ये मैंने नहीं लगाया होता तो अब तो हवा को जाने का मौका मिल रहा है ना। सही में गिरा दिया यार मैंने। चलो कहा आउट ऑफ द टॉपिक आ गया, चलो वापस आओ। हाँ तो कैपिलरी एक्शन, अब देखिए ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। जरा यहां देखें कि अगर ये कोई कंटेनर होता, इसमें पानी भरा होता, अब ये पानी का अगर एंगल ऐसा बन जाता, और समझिए पानी, अब मैं इस ट्यूब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इससे बनी हुई मेम्ब्रेन ऐसी है, ये मेम्ब्रेन इज ट्राइंग टू पुल डाउन द ट्यूब। ये वाला कंपोनेंट तो कट जाएगा, लेकिन इस टी का ये वाला कंपोनेंट ट्यूब को नीचे गिराएगा। समझ गए। और ट्यूब में मान लूं ट्यूब तो रुकी हुई है, भारी है, या ट्यूब को तो नहीं गिरा सकते, ये ट्यूब पे लगाएगी तो ये फील कर पा रहे हो, ट्यूब भी तो इस पे लगाएगी, और ठीक वही फोर्स जो इसने ट्यूब पे लगाया, तो क्या ये सोच पा रहे हो कि अगर ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो T इंटू 2πr cos थीटा इसको पुल कर रहा है। तो कैपिलरी एक्शन सिंपली ये है कि अगर हमने कोई स्ट्रॉ इसमें डाल के रखी है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि स्ट्रॉ को कौन किसने रोक के रखा है, वो तो हम मान लें कि स्ट्रॉ को हमने ऐसे पकड़ के बांध के क्लैंप कर रखा है, ये क्लैम्प्ड है, ठीक है। तो कायदे से होना यह चाहिए कि पानी जितना अंदर है उतना ही बाहर होना चाहिए, लेकिन ये पानी ऐसा एंगल बनाएगा क्योंकि ये ज्यादा खींचता है, तो पानी ट्यूब को नीचे खींचेगा, ट्यूब बंधी हुई है, ट्यूब तो नीचे नहीं जा रही है, ट्यूब पानी को ऊपर उठाएगा तो पानी ऊपर चढ़ गया। कुछ समझ में आया। और अब मैं इस फिगर को थोड़ा जूम कर लूं तो ये फिगर मुझे कुछ ऐसा दिखा, ये पानी है, ये टी है, ये पानी का फ्री बॉडी डायग्राम, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है, तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, और इसकी रेडियस अगर मैं स्मॉल आर मानूं तो टी कॉस थीटा इंटू 2πr आ गया ये। और ये इसके mg को बैलेंस कर रहा होगा, और क्या ये समझ पा रहे हो कितने हिस्से के mg को, जो एक्स्ट्रा ऊपर उठ गया है, और ये एक्स्ट्रा कितना है, πr² h रो g। तो h का फॉर्मूला क्या बना, 2t cos थीटा बाय r रो g। ये कैपिलरी असेंट का फॉर्मूला है, और किस किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस टेंशन पे, सिंपल सी बात है, वही तो उठा रहा है, कॉस थीटा पे, क्योंकि थीटा जितना छोटा होगा उतना ये तिरछा बनेगा, उतना बड़ा फोर्स आएगा। रेडियस, कैपिलरी जितनी मोटी हाइट उतनी कम आएगी, समझ गए। दरअसल h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इवन ये ज्यूरेंस लॉ है, अपन को नाम वाम याद नहीं रखने, मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे लॉ बना था पहले, बाद में जस्टिफाई हुआ कि ये क्यों उठ रहा है, कि जितनी ज्यादा रेडियस हाइट उतनी कम आएगी कैपिलरी में। डेंसिटी जितनी ज्यादा, कॉमन सेंस है, जितना भारी उठाना उतना मुश्किल, ग्रेविटी जितनी ज्यादा उठाना उतना मुश्किल, हैंस प्रूव्ड हो गया ये, क्लियर। लेकिन इसको मुझे जो पर्सनली पसंद आता है तरीका दूसरा, उससे भी करना आना चाहिए, और देखिए वो तरीका क्या है, ये सोचना आना जरूरी है, हालांकि क्वेश्चन में भले जरूरत ना लगे, लेकिन अब जरा सोच पा रहे हो, यहां प्रेशर P0 है, यहां प्रेशर P0 है, यहां प्रेशर P0 है,
यहां प्रेशर, तो क्या यहां प्रेशर समझ में आ रहा है? ये पी नॉट माइनस 2T बाय आर है। और अगर मैं इससे H नीचे जाता तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होता? पी नॉट माइनस 2T बाय आर प्लस H रो जी। लेकिन सेम लेवल पे तो सेम प्रेशर आएगा, ये वैल्यू तो पी नॉट के बराबर आनी चाहिए। और व्हाट डज इट मीन कि इसने जितना प्रेशर गिराया उतना ही H रो जी उठा है। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये R क्या है? रेडियस ऑफ मेनिस्कस। हमें क्या चाहिए? ट्यूब की रेडियस। और क्या ये समझ में आ रहा है? ये एंगल थीटा है, ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो कैपिटल R कैन बी रिप्लेस्ड एज R बाय कॉस थीटा। आ गया वही आंसर। तो इसको ऐसे फील करना भी बढ़िया है कि यहां प्रेशर हाई था तो मेम्ब्रेन की वजह से इस पॉइंट पे प्रेशर लो हो गया, लो प्रेशर हो गया तो उठ गया। जितना प्रेशर गिराया उतना H रो जी उठा। दोनों को कंपेयर किया, लेकिन ये ध्यान रखें प्रेशर से कर रहे हो तो R रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, फोर्स से समझना ज्यादा आसान है क्योंकि फोर्स लगा कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां रेडियस ऑफ मेनिस्कस का कोई यूज ही नहीं किया हमने। ऑब्वियसली आंसर दोनों जगह सेम है, ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है इसमें। रुई का होता तो अंतर आता। ये सरफेस टेंशन का टिपिकल एग्जांपल है कि अगर पानी में आप दिया की जो बत्ती होती है उसको ऐसे डाल दें तो अपने आप ये पानी ऊपर चढ़ जाता है। तो दरअसल क्या है कि इसके जो थ्रेड्स हैं उन थ्रेड के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट बन जाता है, उनके सहारे पानी ऊपर तक चला जाता है। समझ गया ना? और इसी प्रोसेस के कारण वो गणेश जी दूध पीते हैं कभी कभी। अरे कभी कभी अफवाह उड़ती है ना कि भगवान दूध पी रहे हैं। हाँ, तो वो ऐसा होता है कि जो पत्थर होते हैं वो पोरस हो जाते हैं, पोर्स होते हैं उनके अंदर। समझ गए? और समय के साथ वो पोर्स और डेवलप हो जाते हैं। तो अगर उनके सामने हम लिक्विड लाते हैं तो उन पोर के थ्रू लिक्विड चला जाता है, और दरअसल वो एक उससे निकलता है, किसी दूसरे से बाहर भी निकल जाता है। और वो हमें लिटरली ऐसा लगता है कि वाकई में, क्योंकि मैंने भी करके देखा है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमने ये रखा और पूरा का पूरा दूध पी गए, क्योंकि वो कहीं और से गिर रहा होता है लेकिन हम नहीं देखते, क्योंकि इतने सारे लोग पिला रहे होते हैं, सबको लगता है ये मेरा वाला गिरा है, और हमारा पूरा फोकस इधर होता है ना? और इसी वजह से ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है प्लांट्स के लिए कि प्लांट्स की, समझिए, पानी की कमी कैसे पूरी करते हैं। तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे तक जाती हैं, और इनकी रूट्स पोरस रूट्स होती हैं, और उन रूट्स के पोर्स के थ्रू पानी ऊपर चढ़ जाता है। जाइलम, फ्लोएम, फ्लोएम फूड को कैरी करता है। हाँ, यही वजह है कि खेती करने से पहले मिट्टी को खोदते हैं। समझ गया ना? वो वही है क्या बनाने के लिए? हाँ, वही पोर्स वापस से रिस्टोर करने के लिए। चलो, अब कहां थे अपन? समझ गए? क्वेश्चन देख लो अब। क्वेश्चन, कंसीडर कैपिलरी ट्यूब of radius 2 mm dipped in water, और वाटर की सरफेस टेंशन एक मिनट, अपने पास तो फ्लूइड की शीट है ना? है, इसमें है सरफेस टेंशन। हाइट ऑफ असेंट
हाइट ऑफ असेंट इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर नहीं दिया है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री ले. इफ होल सेटअप accelerates up by g/2. Tube is tilted by 37 degree. तो H का फॉर्मूला 2t cos थीटा बाय r रो g. 2 सरफेस टेंशन कितनी है 7.5 इंटू 10 पे माइनस 2. कॉस थीटा है 1, रेडियस है 2 इंटू 10 पे माइनस 3, डेंसिटी है 10 पे 3, g की वैल्यू है 10. 10 पे 3 10 पे 3 2 2 कट गया. 7.5 इंटू 10 पे माइनस 3 7.5 mm. ठीक है. तो ये 2 mm की ट्यूब ली तब जाके 7.5 mm आया है. मतलब अगर मैं 2 सेंटीमीटर की ट्यूब लेता तो ना के बराबर हिटता, क्योंकि 2 सेंटीमीटर कर देता तो ये 1 डेसिमल इधर खिसक जाता. 1 mm से भी कम, मतलब ना के बराबर दिखता ही नहीं हमें. चलो सेकंड, होल सेटअप एक्सीलरेट्स. अब बता दो आंसर इसके. पहले में g को 3g/2 से रिप्लेस किया तो h क्या हुआ 2h0/3. आ गया समझ में. 5 mm क्या सही है ना. सेकंड में क्या था फॉल्स फ्रीली नहीं g/2 तो h डैश की वैल्यू कितनी हो गई 2h0 15 mm. अब जरा तीसरे में देखें g की वैल्यू कितनी हो गई 0 तो h की वैल्यू कितनी हो गई इंफिनिटी. क्या वाकई में h इंफिनिटी हो सकता है. तो फिर क्या होगा. दरअसल टॉप तक जाके रुक जाएगा, बाहर फ्लो नहीं करेगा, टॉप तक जाके रुक जाएगा. जरा समझिए बाहर फ्लो करने में दिक्कत है. मान लेते हैं तुम्हारी बात की बाहर फ्लो कर जाता तो बढ़िया फ्री का फाउंटेन बन जाता. खासकर इस केस में देखो अभी समझ में आएगा. ये जो 15 mm था, अब जरा सोचो ये ट्यूब 10 mm की थी और पहले 7.5 जा रहा था इसमें. अब अगर मैंने इसकी ग्रेविटी बदल दी तो इसको जाना है 15 mm पे, मतलब जाना चाहता है 15 mm, है हमारे पास हाइट 10 mm. मतलब ये मैं कह रहा हूं कि जब इनसफिशिएंट हाइट की ट्यूब हो तो अब क्या ऑप्शन होगा, ये यहां जाके रुक जाएगा या ओवरफ्लो करने लगेगा. या पहले ही क्वेश्चन में सोच लो कि आंसर आ रहा था हमारा 7.5 और ये ट्यूब ही 5 mm की होती तो अब क्या होता. तो इसमें हमें यह सोचना है कि मान लो ये ओवरफ्लो करता तो ये एनर्जी पैदा करने का सोर्स मिल जाता. देखिए फ्री में ग्रेविटेशनल एनर्जी बढ़ रही है और ये लगातार ऊपर जाता रहेगा.
तो प्रैक्टिकली ये तो संभव है नहीं। समझ गए? और अब आप समझिए कि जब ये पानी ऊपर जाएगा, जब ये फ्लो होगा, ये पानी का शेप ऐसा बन जाएगा, बनेगा। तो ये तो सरफेस टेंशन डाउनवर्ड पुल कर रही है ना, तो पानी कैसे जाएगा ऊपर? तो दरअसल ये अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट ऊपर जाके बदल लेगा। तो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये वाला एडजस्ट हो जाएगा, और इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा कि जस्ट इक्विलिब्रियम बना रहे। समझ गए? जैसे ये 7.5 जाना था और 5 जा रहा है, तो इसका cos थीटा 2/3 हो जाएगा। ओ, ये समझ में आया क्या बोला मैंने? 2/3। तभी तो जितनी हाइट जाता उसका एक एक्स्ट्रा 2/3 आ जाएगा, तो ये 5 mm जा पाएगा। तो दरअसल इसमें एंगल ऑफ हाइट आएगी कितनी? फुल। मतलब ये फुल ट्यूब गेट्स फिल्ड, बट वाटर डजंट ओवरफ्लो। ओवरऑल बस इतना समझो। किसमें? फ्री फॉल के केस में तो चल ही जाएगा, बिल्कुल, कोई रोकने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं जाएगा? अब वो तो जाने में टाइम लगेगा, अब तुम उतनी देर तक के लिए फ्री फॉल करा लो, बिल्कुल चला जाएगा। सुनने में तो अजीब ही लगता है कि फ्री फॉल के केस में हम ट्रक को उठा के फेंक देंगे। सही है, बिल्कुल कर ही सकते हैं ना। फ्री फॉल के केस में हमने ट्रक सिर पे रख लिया, हमारा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जब तक कि हम रुकते नहीं, क्योंकि ट्रक का कोई वेट ही नहीं है ना फ्री फॉल में। ठीक है, तो देख सोचने में अजीब लगता है कि ऐसे कैसे सिर पर ट्रक रखे और कुछ नहीं हो रहा। हम तो करें ट्रक के साथ ट्रॉली और ट्रेन सब रख दो, हम सब उठा लेंगे। फ्री फॉल का केस होना चाहिए। चलो अगला, ट्यूब इज टिल्टेड बाय 37। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इस ट्यूब को यहां से 37 डिग्री टिल्ट करता हूं, तो अब जो लेवल आएगा ये हाइट क्या आएगा आंसर? अब जो आप सॉल्व कर रहे थे अभी तक, T इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा, ये एच रो जी पाई आर स्क्वायर एच रो जी लिख रहे थे, उसके साथ एक साइन थीटा और आएगा। ये दिख रहा है? क्योंकि दरअसल वो हाइट तो 7.5 तब निकली थी जब हमें पूरे ग्रेविटी से लड़ना था, अब ग्रेविटी के कंपोनेंट से लड़ना है। समझ में आया? तो जब जी से लड़ना था तब 7.5 ऊपर गए, अब हमें जी का 4/5 से लड़ना है, तो 5/4 ऊपर चले गए होंगे। तो इसका मतलब यहां पे लेंथ एल इज इक्वल टू 7.5 बाय कॉस 50 बाय साइन 53। जी का क्या था? साइन 53 है ना, तो 7.5 का 4/5। नहीं आया समझ में? कि अगर ट्यूब तिरछी होगी तो जो हाइट ऑफ एसेंट मिली है वो ये हाइट है, ये लेंथ नहीं है, क्योंकि लेंथ का वर्टिकल कंपोनेंट 7.5 होगा। तो क्वेश्चन कर दो 2-3 शीट के, तो ये खत्म हुआ। अब क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन 77, 78, 76। हाँ, तो प्रैक्टिकल से लेट भी हो जाओ तो पेपर देने जरूर आना। मतलब लेट हो जाओ तो थोड़ा लेट स्टार्ट कर लो, या घर से ऑनलाइन दे लेना अगर और ज्यादा लेट हो जाओ तो। तो कल मैं क्लास नहीं रख रहा हूं शाम को, कल शाम को क्लास नहीं होगी फिर, है ना? परसों नरसों में कर लेंगे वो, क्योंकि होमवर्क ज्यादा है।
होमवर्क नहीं कर पाएंगे बच्चे। और वेव ऑप्टिक्स का जो पढ़ाया है वो जरूर होमवर्क कर लेना, क्योंकि नहीं करोगे तो वो चीज कॉमन सेंस नहीं बनेगी। एक बार कर लोगे तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कॉमन सेंस बन जाएगा, और अगला पार्ट लिंक है इससे।